बच्चों आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में, वर्क हमने पढ़ लिया था। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखें। जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन कि भाई एक ऐसे सपोर्ट है, उसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग से बॉब लगा हुआ है, और आप जानते हो कि अगर हम इसको ऐसे वेलोसिटी दे दें बॉब को v, तो ये ऐसे मूव करेगा पेंडुलम। आप जानते हो बच्चों ये पेंडुलम होता है, तो ये किसी एंगल पे भी जाएगा, यहाँ पे कभी कभी ना आएगा, आएगा है ना। मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, तो यहाँ से जब बॉब यहाँ आया 53 डिग्री पे, मान लो वेलोसिटी भी आपको दी गई है, लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछा गया कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स क्या होगा। वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्क डन बाई टेंशन फोर्स पूछा है, तो टेंशन फोर्स का ही देखना है, आपको नेट फोर्स नहीं देखना है। वर्क डन जो है वो किसी स्पेसिफिक फोर्स के अबाउट पूछा है, तो आपको उस स्पेसिफिक फोर्स के लिए ही वर्क डन देखना है, नेट फोर्स के लिए वर्क डन नहीं देखना है। तो यहाँ पे टेंशन के लिए वर्क डन पूछा गया आपसे ना। अब टेंशन के कारण यहाँ वर्क डन कितना होगा, तो आपको ये पता है कि जो टेंशन फोर्स है बच्चों, वो यहाँ पे कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे था जब, तो वो टेंशन फोर्स ऐसे था, मतलब अगर आप सोचो तो ये पेंडुलम एक सर्कुलर आर्क में ही तो मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस इसकी लेंथ है, और सेंटर जो है ये पॉइंट है एक्सिस। तो यहाँ पे टेंशन तो हमेशा टूवर्ड द सेंटर लग रहा है ना, इधर भी, फिर यहाँ पे भी ये सेंटर के अबाउट ही लगेगा, अलाउंग द स्ट्रिंग लगेगा, स्ट्रिंग हमेशा इस पॉइंट से ही पास हो रही है। और आप ध्यान से देखो तो जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा बच्चों रेडियल होगी, टेंजेंशियल होगी, है ना, पाथ के टेंजेंशियल होती है ना वेलोसिटी। और ये टेंशन देखो तो ये हमेशा अलोंग द रेडियस ही है, मतलब रेडियल है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और किस में बच्चों, आपके टेंशन फोर्स में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो देखो किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टेंशन से हमेशा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। यानी हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे हैं, तो टेंशन की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगल बिटवीन टेंशन, एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। ये तो हमेशा ही जीरो आ रहा है, इज ऑलवेज जीरो, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, इज ऑलवेज 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा और टेंशन हमेशा टूवर्ड द सेंटर रेडियल लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग, तो इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। और अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स क्या होगा, टेंशन इंटीग्रल डॉट डिस्प्लेसमेंट ds और cos, लेकिन उनके बीच का एंगल तो 90 है, तो 90 एंगल है तो cos 90 कितना होता है बच्चों, जीरो। तो इस केस में, पेंडुलम के केस में, वर्क डन बाई टेंशन जो है वो जीरो आता है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। बोलिए स्टूडेंट्स, समझ में आया कि नहीं, बताइए। बोलो बच्चों, ये इलस्ट्रेशन क्लियर है? फिर से बता देता हूँ, देखो टेंशन तो हमेशा अलोंग द रूप लगता है, मतलब इस पॉइंट के एक्सिस के पॉइंट के अबाउट हमेशा लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वहीं से पास हो रही है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इनके बीच में, किसी भी सर्कल में टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो रेडियल डायरेक्शन में टेंशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हमेशा ही इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। और डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 आएगा। cos 90 क्या होता है, जीरो। तो इसलिए इस केस में, पेंडुलम वाले केस में, जो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स पूछा जाए तो उसका आंसर आपको बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि एंगल इज 90 डिग्री इन एवरी इंस्टेंट। चलो बच्चों, क्लियर कर दूं फिर, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो भाई, और देखिए और क्या होगा यहाँ पर, जैसे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं भाई कि मान लीजिए कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये डिस्टेंस ऐसी, ये डिस्टेंस ऐसी, और ये ऐसा। तो ये एंगल बोला गया कितना है बच्चों, 37 डिग्री। अब ये वाला पॉइंट ए है,
ये वाला पॉइंट बी है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक ब्लॉक रखा हुआ है बच्चों, और ये जो ब्लॉक है ये 2 kg का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे ऐसे इंक्लाइंड फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स लगा के इस ब्लॉक को इस ए से लेकर बी तक पहुंचा दिया गया है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 5 मीटर दी गई। तो ए से बी पहुंचाया जा रहा है इस ब्लॉक को, है ना बच्चों। इस ब्लॉक को जब ए से बी पहुंचाया जा रहा है तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ए से बी ले जाने में वर्क डन बाई एम जी फोर्स कितना है। देखो यहाँ पे एफ फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे एम जी फोर्स का वर्क डन पूछा है, ना ही नेट फोर्स का पूछा है। तो नेट फोर्स का वर्क डन नहीं निकालना है, एफ फोर्स के कारण वर्क डन नहीं निकालना है, एम जी के कारण निकालना है। तो आपको एम जी और डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर हमें एम जी फोर्स का वर्क डन निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखो भाई जो ब्लॉक का है। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो एम जी फोर्स है वो तो बच्चों नीचे की तरफ लग रहा है। कितना नीचे, कितना लग रहा है बच्चों, तो 20 न्यूटन। एम जी फोर्स तो 20 न्यूटन है, और ये एंगल जो है वो 90 है। तो डिस्प्लेसमेंट है की तरफ ए से बी ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 5 मीटर है, और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एम जी मतलब फोर्स वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 + 37। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों किस तरीके से देखें, तो अगर हम ये सॉल्यूशन करें तो आपको पता है कि mg जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन जो है कांस्टेंट फोर्स का वो कैसा लिखा जा सकता है बच्चों, अगर हम वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स लेंगे तो फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यही तो मैंने आपको पढ़ाया, थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर। तो mg हो गया 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया a से b में 5 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 + 37। तो 90 + 37 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 100 cos 37, 90 + 37, तो cos 90 + 37 sin 37 हो जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है माइनस होता है। तो बच्चों बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप आपको ये सब एंगल वगैरह कैलकुलेट करना आता है। तो -37 sin 37 लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू -3/5। तो 5 से कैंसिल करोगे तो 20, तो ये आ जाएगा -60 जूल। तो देखो वर्क डन बाई एम जी फोर्स आ गया -60 जूल। तो ये तरीका है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लेकिन इससे भी आसान तरीका आप सुने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़े सवालों में बड़े काम आता है। तो आपको कई बार मतलब वर्क निकालने का ये फॉर्मूला एक और नजरिए से देखा जा सकता है, और वो नजरिया क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलकर बड़े सवालों में वो नजरिया बड़ा काम आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर इस सवाल को हम उस टेक्निक से करेंगे, है ना। देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे देखने की बजाय, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा की बजाय देखने के बजाय, आप कॉस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रखो, मतलब एस कॉस थीटा को साथ में देखो। मतलब इसी फॉर्मूले को लिखने का ये तरीका समझें आप। ये तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, इससे कई बार आपके सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, वर्कडन बहुत आसानी से निकल आता है। ओरली वर्कडन बताते हो आप चीजों का, कैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो ये वर्कडन, तो एस कॉस थीटा है क्या एक्चुअली में। अगर मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा था और यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा था और दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट जो फोर्स के अलाउंग है, जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है, वो एस कॉस थीटा है ना। तो वर्क डन है क्या, फोर्स का मल्टीप्लाई उस कंपोनेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट के साथ अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। हालांकि एस इन द डायरेक्शन भी हो सकता है तो पॉजिटिव होगा, और अगर एस अपोजिट डायरेक्शन है तो एस कॉस थीटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव वर्क डन होता है ना। ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो बच्चों इसी फॉर्मूले को जब आप कॉस थीटा को एस के साथ देखना चालू कर देते हो, तो हम फोर्स का मल्टीप्लाई अगर उस डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट के साथ करें जो फोर्स के अलाउंग है, तो भी हमें वर्क डन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे वर्क डन का नया एक नजरिए से फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो वाला करो, डिस्प्लेसमेंट along the line of action of force। जो along the line of action of force जो डिस्प्लेसमेंट आएगा
उसी को बच्चों आप 4 से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या दे देगा, वर्क डन। और अगर कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे, तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देखो इस क्वेश्चन में इस चीज को समझते हैं। ये हमारा ये एक नया फॉर्मूला बन गया हमने जो देखा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे ए से आप बी गए, तो ए से बी गए तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है बच्चों, वर्टिकल। वर्टिकल यानी मुझे डिस्प्लेसमेंट वो देखना है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। तो जब ए से बी गए तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना वर्टिकल डायरेक्शन में। ए से बी जाने पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट इतना है और हॉरिजॉन्टल में इतना है, तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्योंकि हमें की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो भाई, ये 5 है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा है ना, ये सब जानते हो आप। तो ये 5 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन 37, तो ये 3/5, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना है, 3। अब आप देखो फोर्स लग रहा है नीचे, बट ए से बी जब आप जा रहे हो तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब हमारा वर्क डन नेगेटिव है। तो हम ये समझ गए कि वर्क डन जो है बच्चों वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन पहले लगा लो। फिर मल्टीप्लाई करो फोर्स का और उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का, तो उसकी डायरेक्शन में, उसके लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 3, वर्टिकल डायरेक्शन में ए से बी जाते हुए। तो देखो डायरेक्ट आंसर, कोई आपको एलाइड एंगल्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। और अगर ये टेक्निक पता है तो आप ओरली बता सकते थे इसका आंसर कि -60 जूल होगा। तो देखो उसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई किया है, लेकिन उस फॉर्मूले को अप्लाई करने का अलग नजरिया है, इस फॉर्मूले को देखने का एक अलग नजरिया हमने देखा। और अलग नजरिए से जब इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो देखो वही चीज कितनी आसान हो रही है कैलकुलेट करना, जो पहले हमने ये कैलकुलेट किया था। और ये तो अभी बहुत आसान एग्जांपल था, आप बोलोगे सर फिर भी इतना टफ नहीं है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी कई बार आती है कि इससे काफी ज्यादा टफ सिचुएशन होगी, तब आप अगर ये फॉर्मूला लगाने जाओगे तो आप बिल्कुल मतलब कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। तो वहां पे इस तरीके की सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्स इनटू वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस में वर्क डन लिखो और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो, और अगर अपोजिट टू द अपोजिट डायरेक्शन में है कंपोनेंट और फोर्स, तो उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखो और प्रोडक्ट करो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सिंपली ये बात है, याद रखना है। बोलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताओ। यस सर। हाँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं और बताता हूँ। चलिए तो इसको क्लियर कर दें बच्चों, एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितना खतरनाक है अगर आप ये नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे, उसमें कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप। चलिए, और लेकिन अगर जो मैंने अभी तरीका आपको समझाया है, बस आप इतना याद रखो कि मुझे फोर्स का मल्टीप्लाई उस कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ करना है जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो प्लस के साथ लिखना है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस के साथ लिखना है, इतना याद रखो आप। अब एक और एग्जाम्पल, उसमें और आप समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चों, आगे बढ़ें क्या? यस सर। चलिए देखो भाई, क्लियर कर रहा हूं मैं। हाँ देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर कि क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मान लीजिए ऐसा बाउल है एक, ऐसे, और ये जो बाउल है हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसकी जो रेडियस है बच्चों, लेट सपोज आर है, और ये बॉल में इधर नीचे मान लीजिए m मास का एक ब्लॉक है, तो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। तो आपको इस m मास के ब्लॉक को A से B ले जाना है। A से B ले जाने पर mg कितना वर्क डन करेगा ये आपको बताना है, मतलब वर्क डन बाई mg फोर्स, ये हमें निकालना है while moving the block
फ्रॉम ए टू बी। अब देखो अगर आप यहाँ पे अब नॉर्मल मेथड लगाना चालू करोगे ना बच्चों, नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला है उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि देखो ध्यान से, जब आप इसको इस इंस्टेंट पे, जब ये ब्लॉक ए पे था, तो ए पे जब आप ऐसे लगा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ऐसे हुआ, लेकिन mg जो फोर्स है वो नीचे लगा, तो इनिशियली दोनों के बीच में कितने का एंगल था, 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही आपका ब्लॉक ऊपर आया तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट ऐसा हो गया, बट mg तो डाउनवर्ड ही है। तो देखो अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो गया। फिर आप और ऊपर गए तो डिस्प्लेसमेंट और ऐसे हुआ, mg जो है वो ऐसे हुआ, तो 90 और एंगल बढ़ गया। एंगल लगातार चेंज हो रहा है, थीटा वेरीज, एंगल बिटवीन mg और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन में तो वेरी नहीं कर रहा था, तो वहां पे तो आपको दिक्कत ही नहीं हुई। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट अब ऊपर की तरफ है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और mg जो है वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो पूरे रास्ते के दौरान हर इंस्टेंट पर, हर पॉइंट पर, पाथ के हर पॉइंट पर थीटा वेरी कर रहा है। तो सोचो अगर आपको mg के कारण वर्क डन निकालना पड़े, तो क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। फोर्स मतलब mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट छोटा सा इनटू कॉस थीटा, और थीटा वेरिएबल है। और फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा या थीटा को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लाना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा किसी भी एंगल थीटा पे जाकर, फिर उसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके फोर्स आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी लेंदी टेक्निक। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन किसी भी फोर्स का निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि फोर्स का मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट के साथ जो फोर्स के डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस के साथ लिखो, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो बच्चों ये ए वाला पॉइंट था, और यहां से कर्वेचर में ये बी वाला पॉइंट था, ये सेंटर ऑफ द बाउल था। तो आप ध्यान से देखो, ये बी से ए से बी गए, mg फोर्स तो वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो आप क्यों ना इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है इसका वो तो वर्टिकल है, वर्टिकल। तो ए से बी में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये देख लो ना भाई। ए से बी तक जब आप पहुंचे तो वर्टिकल डायरेक्शन तो ये वाली दूरी है, और ये तो सेंटर से बॉल की रेडियस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस तो रेडियस है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो तो आर है, और mg जो है वो नीचे लग रहा है, और a से b हम जा रहे हैं ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाई mg फोर्स जो है वो नेगेटिव है। तो माइनस फोर्स, नेगेटिव फोर्स है mg, और मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल डिस्प्लेस, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो r। खत्म, एक लाइन में आंसर। अब ये सॉल्व करोगे तो 1.5 पेज का होगा इसका सॉल्यूशन, करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब वर्क डन मैंने आप वर्क डन में भी कैलकुलेशन करोगे तो इससे अच्छा तो एनएलएम था, एनएलएम से क्यों नहीं सॉल्व करते हम, है ना। तो ये बात आप समझे अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो तरीका, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसी फॉर्मूले को लगाने से अगर आपने नजरिया बदल दिया तो यही सवाल टफ हो जाता है। और अगर आपने नजरिया बदल दिया, इस तरीके से आप सोचने लगे वर्क डन को निकालने के लिए, तो वही टफ सवाल जो है वो कितना आसान हो गया, एक लाइन में आप आंसर लिख पा रहे हैं। तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। बोलिए स्टूडेंट्स। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर सर अगर पेपर में भी पेपर ऐसे में भी लिखेंगे तो ऐसे मार्क्स लिखेंगे तो तो नहीं मार्क्स तो कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्यों कटेंगे मार्क्स, यस सर। क्यों कटेंगे मार्क्स। चलो समझ में आया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अभी आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है कि नहीं भाई। यस सर। चलो तो क्लियर कर रहा हूं ड्राइंग। और देखो और क्या यूटिलाइजेशन और कहाँ आसान करेगा, देखो और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो ऐसा सोचना कितना फायदेमंद है ये आपको समझ में आया। जैसे पेंडुलम वाला प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि भाई ये वर्टिकल लाइन है आपकी इस तरीके से, तो ये पेंडुलम को भाई वर्टिकल से एंगल थीटा पे ले जाया गया, एल लेंथ की स्ट्रिंग थी और उसमें बॉब लगा है एम मास का, और इसको यहां से रिलीज किया गया थीटा एंगल से, रिलीज्ड। तो जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये भाई ऐसे आर्क लेकर इस पॉइंट पे आएगा, अपनी इस पोजीशन पे आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड वाली पोजीशन पे कभी ना कभी।
तो ये इनिशियल पॉइंट ए मान लिया गया और ये फाइनल पॉइंट जो है बच्चों बी मान लिया गया। तो आपसे ये बोला गया जब ये पेंडुलम ए से बी आ रहा है तो वर्क डन बाई एम जी फोर्स कितना है। अगर वर्क डन बाई टेंशन पूछा जाए तो वो तो जीरो है, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अगर वर्क डन बाई एम जी फोर्स पूछा जाए तो फिर कैसे निकालोगे। अब अगर आप मेन फॉर्मूले से जाओगे ना तो ये सवाल बड़ा टफ है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एम जी फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। एम जी फोर्स तो नीचे लग रहा है भाई, और इसके हर डायरेक्शन देखो, अभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे टेंजेंशियल है तो इनके बीच में एंगल ये थीटा है। जब ये ब्लॉक ऐसे पहुंचेगा तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये एमजी है, तो इनके बीच में एंगल बढ़ गया। जब और इधर पहुंचेगा तो टेंजेंशियल ये है, एमजी ऐसा है, तो इनके बीच में एंगल 90 है। तो फिर से देखो यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है, और अगर थीटा वेरी करेगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई एमजी फोर्स जो है वो आप लिखोगे इंटीग्रेशन फोर्स ds इंटू कॉस थीटा। अब फिर इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को या उसको, फिर आप करोगे सॉल्व, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट लगाओगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन अब आप उस नजरिए को सोचो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं समझने के लिए, कि हम क्या करें कि इसी वर्क डन का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपका वर्टिकल, तो यहाँ पे अगर हम सोचें तो ये आपका लेंथ L, ये मास आपका M, और ये ऐसे यहाँ पे पहुंचेगा B पॉइंट पर। बट mg डायरेक्शन तो नीचे है, तो mg की डायरेक्शन में, mg की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, वर्टिकल। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, वर्टिकल। तो A से B में, इस A से B में पहुंचने तक वर्टिकल डायरेक्शन कितनी कवर की, वो हम निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और एक लाइन B से खींचूं, तो ये वाली जो लाइन है बच्चों A से B वर्टिकल डायरेक्शन में, यही है ना डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, मतलब ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे हम, देखो ये टोटल लेंथ है, थीटा है, एंगल 90 है, तो ये बेस है। तो ये बेस तो आप निकाल सकते हो, हाइपोटेनिस L है, बेस हमें निकालना है, और ये जो है एंगल जो है वो थीटा है। तो ये हो जाता है बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनिस इंटू कॉस थीटा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी L कॉस थीटा। और आप ये देखो, ये टॉप से लेकर बॉटम तक का ये तो पेंडुलम की लेंथ है ना, ये तो पेंडुलम की लेंथ है पूरी, ये तो L है। तो सोचो ये वाली दूरी कितनी बची जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स है। तो देखो ये टोटल L में से, टोटल L में से L cos थीटा माइनस कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, L माइनस L cos थीटा। यानी अगर हम L कॉमन लें तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन हो गया 1L, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में mg भी नीचे लग रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो वर्क डन जो है ए से बी में पॉजिटिव है, तो फोर्स पॉजिटिव साइन के साथ इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो L 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कितनी आसानी से आपने वर्क डन निकली। जब इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके लाओगे तो यही आंसर आएगा डायरेक्ट। अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ओरली बता सकते हो, ये बड़े टफ कहलाते हैं। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा, उसमें ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, या एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए। तो अगर आपको यही निकालना नहीं आता होगा तो आप सवाल कैसे सॉल्व करोगे, और ये निकालने में ही अगर पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे तो, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर हम ये मेथड कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई, सवाल ये छोटा सा नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, सवाल तो बड़ा आएगा, उसमें से ये एक छोटा सा पार्ट होगा वर्क डन निकालना। तो वहां पे अगर आप पूरे क्वेश्चन को सिर्फ इसी से सॉल्व करते रह गए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, फिर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दोगे। तो वहां पे वर्क डन निकालना एक छोटा सा पार्ट होगा जो बहुत जल्दी करना आना चाहिए अपन को, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको अब अप्रोच समझ में आ रही होगी कि कभी कभी उसी फॉर्मूले को अलग नजरिए से देखने से कितनी आसानी से चीजों को लिखा जा सकता है। ऐसी ही चीज अब रोटेशनल मोशन में आएगी, जब मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो वहां पर उसी फॉर्मूले को अगर आप अलग नजरिए से देखोगे तो आपको चीजें निकालना बड़ी आसान हो जाता है ना। तो खैर वो समय के साथ आप सीखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। क्यों बेटा, अभी क्या समझ में नहीं आया, इतना एक्सप्लेन किया। नो सर, कॉल ड्रॉप हो गया था। बेटा मैंने कहा कि mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, ए से बी जाने में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट देखो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मैंने ऐसी एक लाइन खींची, एक ऐसी लाइन खींची, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये टोटल लेंथ जो है वो L है, मैंने कहा इस वाली लेंथ को निकाल लो,
तो ये बेस है इस ट्राइंगल का, तो ये L cos थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी बची, L माइनस L cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आया, L कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। वर्क डन आप निकाल लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज L ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये आंसर हो गया हमारा। बोलो ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. चलिए बच्चों, तो आप क्लियर करें ड्राइंग। यस सर। चलिए यस ठीक है भाई। चलो और देखो और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लीजिए ये ब्लॉक है, ब्लॉक जो है m मास का है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स जो लग रहा है बच्चों वो लग रहा है 2s प्लस 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से आपसे ये बोला गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का होगा, 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करेगा ये फोर्स, तो ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है बच्चों, अब फोर्स ही वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो याद करो, मैंने वेरिएबल फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था। वर्क डन निकालने का तरीका है वेरिएबल फोर्स के लिए एफ डी एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आपको बता ही दिया गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू डी एस, और कॉस जीरो है जो बच्चों 1 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन निकालना है, 0 से 5 तक का। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो ये 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ एस डी एस प्लस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, 1 इंटू डी एस मतलब डी एस, है ना बच्चों। तो ये 0 से 5, ये 0 से 5, तो एस डी एस का आप जानते हो कि 2s स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 0 से 5 हो जाएगा, प्लस बच्चों ये s आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 से 5 लग जाएगी। फिर अगर फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो s स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, प्लस s 5 माइनस 0, तो ये बचा 5। तो वर्क डन बाई फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, आंसर आएगा आपका 30 जूल। तो आई होप आपको अगर वेरिएबल फोर्स भी आ जाए तो बड़ी आसानी से आप उसको इंटीग्रेट कर लो, फंक्शन ऑफ एस दिया है, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, कर लो, लिमिट पुट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए बच्चों। Yes, sir. तो आगे बढ़ें। यस सर। चलिए और देखिए बच्चों, अब थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो तो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, तो हमने इंटीग्रेशन में याद करो ग्राफिकल मीनिंग पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, अगर आपको याद है, तो मैंने कहा था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर कोई भी ऐसा कर्व है, और अगर आपको x1 से लेकर x2 तक अगर एरिया निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन जो करते हो वो एक्चुअली में एरिया ही देता है। यानी कि अगर हम इंटीग्रल y dx कर रहे हैं x1 से लेकर x2 तक, तो ये एरिया अंडर कर्व देता है ना बच्चों, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, है ना। तो ये आई होप आपको ये सब पता ही है, याद होगा, है ना। ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और ग्राफिकल एनालिसिस में भी मैंने बताया था, वहां पे भी अपन ने यूज किया था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी जगह वाई एक्सिस की जगह फोर्स ले लूं, और एक्स एक्सिस जगह डिस्प्लेसमेंट ले लूं, और कोई भी ऐसा ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और अगर उसके अंडर एरिया निकालूं मैं, तो y की जगह किसने ले ली बच्चों, s1 से s2, तो y की जगह किसने ले ली स्टूडेंट्स, फोर्स ने, तो y की जगह फोर्स लगो, और x की जगह डिस्प्लेसमेंट में तो ds। तो ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर कर्व। लेकिन अब ये सोचो कि ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल एफ डी एस है, एरिया अंडर एफ एस कर्व, ये जो एफ डी एस है ये है क्या एक्चुअली में, ये तो वर्क डन है भाई। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो और वर्क डन पूछा हो, तो वर्क डन हमें निकालना चाहिए एरिया अंडर एफ एस कर्व, एरिया अंडर एफ एस कर्व। बस इतना याद रखना कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप वर्क डन पॉजिटिव ले रहे हो, तो बिलो द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस जो वर्क डन है वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि नेगेटिव फोर्स हो जाएगा वो, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी।
तो इसलिए अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपके पास एक इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है जो उसमें कहा गया है कि फोर्स जो है बच्चों वो न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर्स में है, और उसके बाद जो इस तरीके से एक ग्राफ बना के आपको दिया गया है ऐसे, मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू है बोला गया 4 मीटर, ये 6 मीटर, ये वाली वैल्यू जो है बच्चों 8 मीटर, और ये बोला गया 10 मीटर, और ये मान लीजिए 10 न्यूटन है, और नीचे वाली एक्सिस में ये -5 न्यूटन है। तो आपसे बोला गया कि भाई बताइए टोटल वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में। तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो इसको बड़ा सॉल्व कर सकते हो आप। एरिया ही तो निकालना है, एरिया अंडर कर्व क्या देता है भाई, अभी हमने सीखा कि एरिया अंडर एफएस कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया जो है वही तो हमें क्या देता है बच्चों, वर्क डन। तो वर्क डन हो गया इनके एरिया। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, 4 रीजन में डिवाइड कर दिया, तो वर्क डन मतलब एरिया ऑफ 1 रीजन प्लस एरिया ऑफ 2 रीजन। तो इन दोनों को प्लस में लेना पड़ेगा आपको क्योंकि एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, और इनको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ, बिलो द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो -a3 करना पड़ेगा, -a4 करना पड़ेगा। अब दोबारा आप -5 मत रखना, अब मैग्नीट्यूड वाइज रखना क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 1 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका विड्थ जो है 4 और हाइट जो है वो 10, तो रेक्टेंगल है तो 10 × 4 प्लस a2 ट्राइंगल है तो हाफ बेस, बेस देखो बच्चों 4 से 6 तो 2 का बेस है तो 2 इंटू हाइट जो है बच्चों वो 10 का है तो इंटू 10, -a3 तो इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है बच्चों 2, 6 से 8 तो 2 इंटू जो हाइट है वो 5 है, मैग्नीट्यूड वाइज लेना है क्योंकि माइनस साइन पहले ही ले चुके हैं, और -a4 तो रेक्टेंगल है तो 2 विड्थ है, हाइट 5 है तो 2 इंटू 5। अब आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 40 + 10 -2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल तो ये 10 आ गया था, -5 और -2 × 5 10, तो ये हो जाएगा 50 - 15, तो वर्क डन आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का 35 जूल। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो ऐसे आपको ग्राफ में भी प्रॉब्लम दिया जाए तो आप बड़ी ही आसानी से वर्क डन के ग्राफ वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एफएस ग्राफ दिया गया तो, है ना। तो आई होप बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपको बन जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. चलो तो ड्राइंग क्लियर कर दूं। Yes, sir. तो चलिए बच्चों अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू सर।